नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशनल वर्ल्ड के खास कार्यक्रम राजनीति और रणनीति गौरव के साथ। अभी हम खड़े हैं इंदौर के टॉरी कॉर्नर पर, जहां टॉरी कॉर्नर का इतिहास कुछ अलग ही जाहिर होता है। टॉरी कॉर्नर रंगारंग गेर के लिए ही नहीं, सिर्फ गेर के लिए ही नहीं, राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दों के लिए भी जाना जाता है, जिसके बारे में हम खास चर्चा करेंगे यहाँ के राजनीतिक विश्लेषणों से। नमस्कार सर, टॉरी कॉर्नर का अपना ही एक इतिहास रहा है गेर के साथ राजनीति को प्रभावित करने के लिए। सर, क्या आपका इतिहास रहा है? टॉरी कॉर्नर में जो 45-48 से चौराहे में बैठक रही थी। पहले आकाशवाणी और इस भारती के हिसाब से लोग न्यूज़ सुनते थे। इस चौराहे पर जो राजनीति की चर्चा होती थी और राजनीति की चर्चा में सभी पार्टी के, जनसंघ के, समाजवादी के, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सभी लोग बैठा करते थे और एक चिंतन होता था। वो चिंतन होकर शहर के हित में क्या होना क्या नहीं होना उस पर चर्चा होती थी। सारे समाचार पत्रों में फिर दूसरे दिन वो न्यूज़ छपती थी। इसलिए इस चौराहे का नाम धीरे धीरे टॉरी कॉर्नर पड़ा और इस टॉरी कॉर्नर पर कई प्रकार की जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे। कहीं यहाँ नीरज बेकल उत्साह हुई तो कहीं रंगपंचमी की गेर हुई तो कहीं रमाकांत त्रिपाठी के प्रवचन हुए तो कहीं राम दरबार हुए। तो धीरे धीरे इस चौराहे पर जो रंगत और रौनक बढ़ने लगी। तो इस चौराहे पे गंगा प्रसाद तिवारी दद्दू करके एक समाजवादी थे, वो बैठते थे। तो हमको जो हमारी दुकान पे चाय है बहुत लगने लगी बाहर, सबको पिलाना पड़ती थी, आने वालों का सम्मान करना पड़ता था। पिताजी बोले कि यार अपने को चाय बहुत लग रही है। तो हमारे ताऊ जी जो है बाबूलाल जी गिरी, वो बोले कि यार अपन एक जापानी कप लाते हैं और उसमें अपन चाय पिलाते हैं। तो वो दद्दू बोले कि भाई ये आप लोग बहुत दोनों जना टोरी हो। टोरी ब्रिटेन के अंदर जो एक कंजरवेटिव पार्टी है उसके हिसाब से भी दद्दू ने इस चौराहे का नाम टोरी कॉर्नर रख दिया। तो ये टोरी कॉर्नर का पुराना इतिहास चलते आ रहा है। तो यहाँ बैठ के सभी पार्टी के सभी लोग यहाँ पर बैठ के राजनीतिक लोग चर्चा करते थे। धीरे धीरे ये राजनीतिक मंच अपने आप में उस प्रकार स्थापित हो गया। नई दुनिया की तरफ से सारे प्रशासनिक अधिकारी, सारे कई ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी रात को आते थे और वो बैठते थे और सब जानकारी यहाँ से चौराहे से मिल जाती थी। शहर पहले छोटा था, इतना प्रिंट मीडिया ही था, डिजिटल मीडिया था नहीं। तो इस प्रकार धीरे धीरे ये दौर बढ़ता गया और शहर के अंदर ये राजनीतिक भी है अभी भी कुछ सुचारू रूप से कायम है और वो चल रहा है। सर, जैसा कि हमें पता चला है कि टॉरी कॉर्नर से राजनीति काफ़ी प्रभावित होती है, तो क्या आपका वाक्य है? पहले क्या था कि शहर के अंदर 2-4 जगह थी क्या है, जैसे टॉरी कॉर्नर है, राजवाड़ा है, मालवा मिल है, छावनी है। ये स्थान थे जहाँ सब लोग मीडिया में बनते हैं, टीवी था नहीं तो लोग रात को यहाँ बैठ के चिंतन ही करते थे, बात करते थे। आकाशवाणी विविध भारती पे 8:15 बजे रात को न्यूज़ आती थी। तो बहुत कम जगह पे रेडियो होते थे। हमारे यहाँ पान की दुकान पर होटल पे रेडियो था। तो रेडियो पे समाचार सुनना था, समाचार की जानकारी कैसे मिले। सुबह तो पेपर आ ही जाता था लेकिन शाम को वो जानकारी एकत्रित होती थी। तो वो सब लोग अपने अपने हिसाब से राजनीति की यहाँ पे चर्चा करके बैठते थे। कई प्रकार के मतलब कई वरिष्ठ नेता जो हैं यहाँ पर अटल जी आए हैं, यहाँ पर राजीव गांधी आए हैं, यहाँ पर राम मनोहर लोहिया आए हैं, यहाँ श्रीवल्लभ शर्मा बैठते थे, राजेंद्र धारकर बैठते थे, सत्य बैठते थे, गोकुलदास जी बैठवा बैठते थे। कई भाजपा और कांग्रेस के लोग उनके यहाँ पे दिशा में बैठ करके अपनी चर्चा का अनुवाद करते थे। और जो भी शहर के हित में होता था वो जब संवाद यहाँ निकलता था तो दूसरे दिन उसको पत्रकार जो है अपने पेपर में छापते थे। जैसा कि टॉरी कॉर्नर का इतिहास रहा है राजनीति से, आज हम विधानसभा चुनाव को लेकर बात करते हैं। आपको इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार बनती आ रही है। 18 साल का भाजपा का जो पीरियड था, लोगों ने खूब देखा है, इतनी छोटी घोषणाएँ की और मतलब अंतिम समय तक भी अभी भी भाजपा ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करा। मतलब आपको ये मानना चाहिए कि वो उनका शिवराज जी पे विश्वास नहीं है। मतलब ये बात इस बात की घोषणा करता है, ये बात ये बतलाता है कि अभी आपको जब आपके मुख्यमंत्री पे ही आपका विश्वास नहीं है इसलिए आप मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर को, कैलाश जी को और क्या बोलते हैं प्रहलाद पटेल को, और एक वो पुस्तकें है जो है वो उनको ऐसे सब जगह अलग अलग समाज के लोगों को ये लड़ाया है ताकि ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ये भी इस समाज के लोगों को हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं, इस समाज के लोगों को हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इन्होंने
सारे समाज के लोगों को बांधने की एक कोशिश की है, लेकिन इन्होंने अपना मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है। जैसे कांग्रेस ने तो कमलनाथ जी को घोषित कर रखा है कि कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसा कि सर के सवाल पर मैं आपसे एक सवाल करूंगा जवाब पे कि सर ने बोला कि कांग्रेस की सरकार बनती नज़र आ रही है, तो क्या लगता है कि लाडली बहना योजना भाजपा को काम नहीं आने वाली है? बहना योजना के संदर्भ में महिलाओं में भी चर्चा है कि जब चुनाव नज़दीक आए, जब लाडली बहना योजना याद है जी, इसके पूर्व 5 साल से 18 साल से क्या नाम से अभी तो 15 महीने अगर निकाल दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय इनको लाडली बहना न जाए। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जो महिला, मेरे परिवार की महिलाओं ने बोला, मेरी श्रीमती जी ने बोला कि ये तो चुनाव है इसलिए क्या नाम नहीं इन्हें लागू कर दिए। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी आएगी, तो सरकार उसके अंदर जो लोगों से जो आम जनता से चर्चा होती है, महंगाई वाला विषय है और भी बहुत। पिछली बार जो सरकार इन्होंने खेत बदल कर जो इन्होंने सरकार गिराई थी कमलनाथ जी की, कांग्रेस पार्टी की, उससे भी लोगों को आक्रोश है कि उस हिसाब से ये मैंने सोचा, चर्चा करने के बाद ये मनन करा, चिंतन करा कि कांग्रेस हर लोगों की मानसिकता है कि कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। ठीक है, आपका नाम? जगदीश शर्मा। ठीक है, इसको कहेंगे इंदौर की विधानसभा 3 के बारे में कि वहाँ पर किसको सीट मिल रही है। आप बताइए, इंदौर की विधानसभा 3 में बिल्कुल जोशी को सीट मिल रही है या गोलू शुक्ला को? विधानसभा 3 में देखा जाए तो गोलू शुक्ला जी का जो इस बार आना जो तय हुआ है, तो रणनीति के हिसाब से बीजेपी की सीट तय होना लग रहा है, जो गोलू शुक्ला जी को ही मिलना चाहिए विधानसभा 3 से। पिंटू जोशी भी 5 साल जनता के बीच में रहे हैं। इस बार हमको तो जानकारी ये मिल रही है कि इस बार कांग्रेस की सीट पक्की है वहाँ से। सर, जानकारी के हिसाब से मैं भी बता रहा हूँ कि मेरे को जो जानकारी मिली और जो तथ्य मिल रहे हैं उस हिसाब से गोलू शुक्ला जी की सीट पक्की है। चलिए, अच्छा, एक मुद्दा और है कि विधानसभा राउंड जीतू पटवारी मधु वर्मा के पेड़ छू रहे हैं और मधु वर्मा मुँह पेड़ पे नजर आ रहे हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हो कि एक छोटा बड़े का सम्मान कर रहा है और बड़ा मुँह पेड़ पे नजर दिख रहा है? तो इसका लग रहा है कि वो दिल से उनको आशीर्वाद नहीं देना चाहते हैं, वो खुद को ही आशीर्वाद देना चाहते हैं। जो बड़प्पन की बात है उसमें तो उनको देना था कि नहीं भाई आशीर्वाद देता मेरी तरफ से, अब वो जनता ही आशीर्वाद देंगे। असल बात तो यही है, पर सवाल ये है कि मधु वर्मा चूँकि सीनियर आदमी है इसलिए उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए। मध्य प्रदेश में आपको किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? मध्य प्रदेश में इस बार जो चुनाव हो रहा है वो बड़ा रोमांचक चुनाव होने वाला है, क्योंकि अभी सीधी टक्कर नहीं है, रेंगल हो रहा है, कहीं चतुष्कोणी टक्कर हो रही है। हिंद महाकौशल हो तो बीएसपी सपा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके वहाँ पर वो भी जोर मारे, और वो सब जातिगत चुनाव। मध्य भारत में चुनाव नहीं है, अपने यहाँ पार्टी का चुनाव होते हैं, वहाँ जातिगत चुनाव है। वहाँ ब्राह्मण लड़ रहा है तो ठाकुर लड़ेगा, तो कुशवाहा लड़ेगा तो गुर्जर लड़ेगा, उदागर। और दूसरा एक कारण है, ये जो बागी लड़ रहे हैं, अभी भाजपा में सबसे ज़्यादा बगावत है, क्योंकि उम्मीद उनको ज़्यादा थी। भाजपा ने घबरा के पुराने 80-80 साल के जो उनके विधायक थे उनको टिकट दे दिया, 4-4 बार से जीते हुए आदमी को टिकट दे दिया, क्योंकि उनको डर था कि यार ये तो इनकी पकड़ तो नए आदमी को दे देंगे तो सीट कहीं फिसल नहीं जाए, पर जो पुराना आदमी होता है उससे जनता मायूस हो जाती। विधानसभा 4 में 2 महीने में ही ज्वाइन हुए कांग्रेस के नेता राजा मनवानी को सीट दे दिया गया, उसको किस नजरिए से देख रहे हैं आप? देखो, 4 नंबर सीट का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पहले भी नंदलाल माटा सिंधी उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने तब के कद्दावर नेता श्री वल्लभ शर्मा को हराया था। कोई नहीं कह सकता था नंदलाल माटा भी साधारण कांग्रेस सेवा दल के सदस्य थे, पर उन्होंने श्री वल्लभ शर्मा सरी के जैसे कैलाश विजयवर्गीय में बोल रहे हैं ना कि जननेता है, ऐसे ही श्री वल्लभ शर्मा जनसंघ का और भाजपा का सबसे बड़ा जननेता था, उसको हराया था। इस बार विधानसभा चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जैन वोटर भाजपा से कटते नजर आ रहे हैं। हाल ही में मुद्दे हुए हैं शिखर जी के, तो क्या लगता है कि इस बार जैन वोट कटेंगे भाजपा?
देखो साहब, जैन वोटर तो बहुत कम है। पूरे देश में जैनियों की संख्या 55 लाख से ज़्यादा ही नहीं है क्या, इसलिए जैनियों का कोई विशेष असर नहीं। हाँ, अग्रवालों का जैनियों से ज़्यादा असर है। देश समुदाय की बात करें पर क्या है, ये जो व्यापारिक समुदाय रहता है ना, वो हमेशा सत्ता के साथ चलता है। सत्ता का विरोध करना हर एक के बस की नहीं। धारा के विपरीत चलना बहुत मुश्किल काम है। नमस्कार। इस बार विधानसभा चुनाव में हम अभी बात नहीं करेंगे कि किसकी सरकार आ रही है, हम बात करेंगे इस बार सभी विधानसभा में जनता के क्या मुद्दे होंगे। देखिए, पहली चीज़ तो हम 80% इस देश की जो हमारी जनसंख्या है वर्तमान में, वो एक गरीबी रेखा के नीचे है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आप जो मूलभूत सुविधाएं देना चाहते हो आप प्लस आइए, आप कंट्रोल पे आप आइए। आप क्या वो खाने योग्य आपका क्या गेहूँ है, आपका खाने योग्य आपका क्या वो चावल है आपका, वो देखिए आपकी बजरे की दुकान पे जाके वो 15 रुपये 16 रुपये किलो के अंदर बिकता है। 1 रुपये किलो का गेहूँ और 1 रुपये किलो का चावल। तो मेरे हिसाब से शायद शिवराज सरकार जो है बिल्कुल पट्टी बांध के बैठी थी है, काम वही चल रहे हैं। विकास की अगर हम बात करते हैं तो बोले आप सनातन खतरे में हैं। आपसे पूछा गया कि साहब फलाना साहब क्या हुआ व्यापम में, तो बोले नहीं साहब हिंदू खतरे में आ जाएंगे। ईडी का दोष है, सीबीआई का दोष है, पब्लिक सब देखती है। मौन है, कैसे इन्होंने सरकार गिराई, कैसे इन्होंने सरकार बनाई। क्या लगता है कि पब्लिक कुछ नहीं करेगी क्या? मौन है, जवाब मिलेगा इनको, बरोबर जवाब मिलेगा। क्या हिसाब से इन्होंने सोचा था, क्या सोच के पब्लिक आज इनको दफा हमारे यहाँ के एम्पायर की हालत देखो, वही की तस हालत बनी हुई है। कोई सुविधा नहीं है। मेडिकल में आप वहाँ जाइए, आप दवाइयों का स्टॉक पूछिए, आप वहाँ जाके आप कितने नर्सिंग स्टाफ आपके वहाँ अवेलेबल है, कितने डॉक्टर आपके टाइम पे अवेलेबल है, कितने आपके सर्जन आपके अवेलेबल है, बताइए ना आप वहाँ पर जाके। वहाँ कुछ भी नहीं है आपके पास, वहाँ आप थप्पड़ मारते हैं। आज मैंने ट्विटर के ऊपर मैंने देखा वहाँ पर आपने कि पेशेंट को आप थप्पड़ मार रहे हो। आप कहाँ गया आपका स्वास्थ्य मंत्री, मर गया जाके क्या? वो क्या हालत है बेचारा मरीज, कहाँ जाएगा आपका? यू आर रेफर टू प्राइवेट हॉस्पिटल। आप वहाँ जाके आप जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप जाओ वहाँ जाके आप एक्सरे करवाओ। कहाँ जाएगा वो गरीब आदमी 800 रुपये का एक्स्ट्रा करवाने के लिए? एम्बाई उसके लिए सस्ता पड़ता है, मगर गवर्नमेंट यहाँ फेल है। एक बार आपका नाम बताइए। मेरा मनोज सोनकर, पूर्व विधायक प्रतिनिधि मनोज सोनकर। जैसा कि देखा आपने, अभी हम खड़े हैं टॉरी कॉर्नर पर, जहाँ पे टॉरी कॉर्नर के राजनीतिक विशेषज्ञों से हमने खास चर्चा की। इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन वर्ल्ड के खास कार्यक्रम राजनीति और रणनीति गौरव के साथ। मैं गौरव जैन, कैमरामैन देवराम के साथ इंदौर। जैसा कि देखा आपने कि राजनीति विश्लेषण में हमको ये पता चल रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जहां पर लाडली बहना योजना का भी लॉलीपॉप नहीं चलेगा। तो आइए और जानते हैं हम। नमस्कार सर, इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है, क्योंकि जहाँ पार्टी स्तर के चुनाव है वहाँ बापों को लड़ाना है, बेटे घर बैठे हैं, जो बेटे लड़ने का समय आता है उनको घर बिठा रखा। तो इसका मतलब ये है कि ये इनको अपने आप पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। और जहाँ तक इंदौर की बात है, जो राष्ट्रीय महासचिव के कितने कार्य होते हैं, अलग अलग प्रांतों में टिकट वितरण के कार्य, कई कोर कमेटी की बैठक, कई राष्ट्रीय कमेटी की बैठक। तो ये पद छोड़ दें, ये सातों जो लड़ रहे हैं ये पद छोड़ दें, अपना वर्तमान में जो पद है उनको छोड़ दें। उनकी उसमें पद छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ जीतते नहीं दिख रहे हैं, इसलिए ये संभव नहीं है। जैसा कि भाजपा बाप बेटों को लड़ा रही है, इनका सवाल मैं आपसे करूँगा। सर का कहना है कि भाजपा बाप बेटों को लड़वा रही है, लड़ रहा है चुनाव और बेटा बैठा है घर पे, इस पर आपका क्या कहना है? ये जो चुनाव है कौन हल्का कौन भारी है, ये तराजू की जिम्मेदारी है। ये तराजू मतदाता है और जो मतदाता बहुत सोच समझ कर इस बार का निर्णय लेगा, और निर्णय में जो उचित परिणाम आएंगे बहुत चौंकाने वाले आएंगे। क्षेत्र क्रमांक 1 से लेकर क्षेत्र क्रमांक 8 तक की जो विधानसभा है वो चौंकाने वाले परिणाम सबको दिल पर रखेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय आज का मतदाता पूरी तरह से मौन है, उसके अंदर मंथन चल रहा है। वो किसी को एक व्यक्ति को चुनना चाहता है, अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहता है, ताकि इस शहर का विकास हो, और प्रदेश में बात अच्छी तरह से जाए। इसलिए इंदौर बहुत शहर है, औद्योगिक नगरी है, यहाँ से जो निर्णय होगा तो पूरे मध्य प्रदेश का निर्णय होगा। इसलिए मेरा ये दावा है कि इस बार पूरे इंदौर शहर में लगभग 6 सीटें कांग्रेस की आना चाहिए।
और कांग्रेस को मिले। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पर कांग्रेस को इंदौर में 6 सीटें मिली, क्या वजह है? हर व्यक्ति समझ चुका है, जान चुका है, महंगाई चरम पर है, युवाओं को नौकरी नहीं है, कई लोग परेशान हैं, कई तरह की परेशानी शहर के अंदर है, नगर निगम से लेकर ऊपर तक लोग ऊपर खा रहे हैं। और यहाँ का जो बड़ी बड़ी जो अतिक्रमण छोड़े गए हैं उनके नक्शे बात बनाने में लाखों रुपये दिए जा रहे हैं। ये सारी बातें हैं जो इंदौर शहर के लोगों के दिमाग में है और वो सब दिमाग में लेकर चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे इंदौर की विधानसभा 1 के बारे में। इंदौर की विधानसभा 1 जहाँ पर संजय शुक्ला के सामने कैलाश विजयवर्गीय खड़े हैं, क्या लगता है एक केंद्रीय लेवल के नेता को विधानसभा चुनाव लड़वाया जा रहा है, तो क्या परिणाम हो सकते हैं विधानसभा 1? चौहान की एक मिनट और तूफान की लड़ाई है। यहाँ का मतदाता ये चाहता है कि कोई भी आए, कोई भी हमारा विधायक जनप्रतिनिधि आए, वो यहाँ के विकास की बात करे। मेट्रो की समस्या आज शहर में है, जो भी रूट दिया गया है, यदि जनप्रतिनिधि उसमें यहाँ की जनता को ध्यान में रखते हुए जो रूट है उसको थोड़ा चेंज किया जाए। यहाँ की जनता की यही मांग है, चाहे वो कोई भी एमएलए हो, या राष्ट्रीय स्तर के हो, चाहे वो लोकल हो, जीत हार तो होती रहती है, पर मूलभूत समस्याएं जो है इस क्षेत्र की, उस पर वो प्रतिनिधि ध्यान दें। हम ये नहीं कहते कि जो कोई भी विधायक से पब्लिक ज़्यादा अपेक्षा रखती है, सभी की पूर्ति वो नहीं कर पाता है, तो कुछ संतोष भी रहते हैं, कुछ भी संतोषी भी हो। क्या लगता है कैलाश जी आ रहे हैं या संजय शुक्ला? चलिए मैं आपको दूसरा सवाल करता हूँ। इंदौर की विधानसभा 3 जहाँ पर इंदौर की विधानसभा 1 के नेता को विधानसभा 3 में लड़वाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि दोनों पार्टी ने नए चेहरे, नए युवाओं को मौका दिया और दोनों युवा जिनमें ऊर्जा है, चाहे वो एनडी जोशी हो या वो गोविंद शुक्ला हो, दोनों युवा हैं। अब दोनों कैसे खड़े उतरते ये जनता बताएगी। अब हम बात करेंगे इंदौर की विधानसभा 3 के बारे में कि वहाँ पर क्या जनता के मुद्दे रहेंगे और क्या उन मुद्दों का चुनाव पर क्या असर आएगा? जनता के मुद्दों पे तो शहर में या प्रदेश में चुनाव हो ही नहीं रहा है। आपने क्या लीटर दूध देखा है शहर के अंदर? आज दूध का भाव क्या है? आप दूध दही सभी पे GST लगा के इस पोजीशन पे पहुंचा दिया कि गरीब आदमी के लिए जो 2 लीटर या 1 लीटर दूध लेके अपना घर पे चाय वाय बनाता था, उसकी हालत क्या करती है। आज दाल के क्या भाव हैं, आज दाल चावल के, गेहूं के क्या भाव हैं। इस मुद्दों पे कोई चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव तो केवल धर्म के आधार पे हो रहा है कि राम जी के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और वहाँ पे ऐसा हो रहा है। बस इसी आधार पर आपने आजकल के विज्ञापन देखे होंगे कि जिसमें धर्म के आधार पर ही चुनाव हो रहा है। मुद्दे तो भटक गए, मुद्दों पे कोई चुनाव नहीं हो रहा है। शहर की क्या समस्या है, इस गोराकुंड से लेके बड़ा गणपति तक स्मार्ट सिटी के नाम से न जाने कितना टैक्स लेते हैं ये, जबकि स्मार्ट सिटी क्या होना चाहिए, क्या उसकी क्या परिभाषा होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। संपत्ति कर क्या लेते हैं, कोई मतलब नहीं। किसी भी नेता से आप पूछो कि आप ये कराएंगे तो वो उस पर कोई बात करते ही नहीं। तो मुद्दे तो बिल्कुल भटक गए। मुद्दों पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे कोई बात करना ही नहीं चाहता है, कोई भी नेता भी नहीं पूछता है। और जनता बेचारी इतनी तरह से कि वो बात ही नहीं कर पाती। उनके यहाँ किसी के यहाँ 15 किलो अनाज पहुँच गया है तो किसी के यहाँ भोजन भंडारे चल रहे हैं। शहर के अंदर यही फिजा है अभी फिलहाल में। मतलब कांग्रेस अपने वचन पत्र में इन सभी मुद्दों पे जनता से कई मुद्दे और वादे करती नजर आ रही है। इन मुद्दों पर कांग्रेस ने तो वादे करे हैं, लेकिन भाजपा की अभी जवाबदारी थी 18 साल के अंदर। यहाँ पर क्या किस प्रकार की महंगाई बढ़ी है, किस प्रकार की अराजकता बढ़ी है। अराजकता के ऊपर आप देख लें तो अभी उज्जैन के अंदर एक बेचारी बच्ची का एक वीडियो जारी हुआ होगा, आप सबने देखा होगा कि क्या कानून की व्यवस्था है। मतलब सब जगह यही हालत है।
तो मतलब इस शहर में किसी से या प्रदेश में उम्मीद करना आप बेकार है। अभी जैसे आप रहू का और मधु वर्मा का बदला रहते हैं, जीतू पटवारी ने 27 ब्रिज वहाँ पे लड़ झगड़ के रहू के अंदर बनवाए हैं साहब, 27 ब्रिज, ऐसा आज पेपर में भी छपा है। और मधु वर्मा के जब वो पाँव पड़ते हैं तो मधु वर्मा वास्तव इधर उधर का मुंह देख लेते हैं। तो आप ये बताएं कि वो विकास प्राधिकरण के चेयरमैन रहे और जब उनके हाथ में बजट था, जब वो काम नहीं कर पाए तो अब वो क्या 5 साल में काम कर पाएंगे। तो रहू के अंदर जितनी मेहनत जीतू पटवारी ने करी है, मेरे अंदाज से मधु वर्मा ने इतनी मेहनत वहाँ पे नहीं करी, पहले भी नहीं करी और अभी भी आगे नहीं कर पाएंगे। इंदौर में कितनी सीटें कांग्रेस को जा रही है और कितनी सीटें बीजेपी को? इंदौर में मेरे अंदाज से कांग्रेस को 6 सीटें तो मिलना ही चाहिए। 6 सीटें इंदौर में कांग्रेस को मिलेगी। आपको क्या लगता है कितनी सीटें बीजेपी को और कितनी सीटें कांग्रेस को? 5-4 भी दे सकती है और 6-3 भी हो सकती है। 6 किसको? बीजेपी को? कांग्रेस को भी हो सकती है, बीजेपी को भी हो सकती है। सवाल ये कि जनता किस प्रकार मतदान करती है, क्या वो शिवराज की सरकार से नाराज है या कमलनाथ की सरकार चाहती है। कोई मतदान तो इसी पे होना है। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, मुद्दों पे तो कोई चुनाव हो ही नहीं रहा है भाई। यदि मुद्दों पे चुनाव होना है तो सर इनको दोनों राजनीतिक दलों को ये घोषित करना चाहिए कि कौन सा वचन कितने समय में पूरा करेंगे, टाइम बाउंडेड होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं दर्शकों, यहाँ के विशेषज्ञों, राजनीति विशेषज्ञों के आंकड़े काफ़ी सटीक होते हैं। जैसा कि सर बता रहे हैं कि 6 और 4 का आंकड़ा भी हो सकता है, 6 और 3 का भी आंकड़ा हो सकता है। आपको क्या लगता है कितनी सीटें कांग्रेस और कितनी सीटें बीजेपी को जा रही है? ऐसा लगता है कि कांग्रेस को क्या नाम से कम ज़्यादा 7 और कम से कम 6 कांग्रेस को। आपका क्या मानना है? ये चुनाव बीजेपी वर्सेस जनता का है, कुछ भी चमत्कार हो सकता है। आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया, बीजेपी वर्सेस जनता का मुद्दा है। हाँ, जनता का। हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? जो देख रहे हो हालत, किसी भी मुद्दे, किसी भी फेस्टिवल कहाँ खड़ी उठती है, चाहे बेगई ले देखो आप 1000 रुपये टंकी दे रहा हूँ लाइनली बहन योजना के। गैस की टंकी कितने टाइम से नहीं आ रही है। 300 रुपये आदमी कमाने वाला 3 दिन भूखा रहेगा, 4 दिन भूखे रहेगा, जब जाके टंकी आएगी। आपने 1000 रुपये का बिल देते हैं, 2-2 हज़ार, यही हो के कनेक्शन चढ़ गए। तो ये सब पैसा 1000 रुपये में कहाँ लगता है? महंगाई तो चरम सीमा पे, आपको भी खरीदना पड़ रहा है, मुझे भी खरीदना पड़ रहा है, तो ये हालत दिख रही है आपको। तो ये चुनाव जो है बीजेपी वर्सेस जनता का ही चुनाव है। क्या आपको क्या लगता है इस बार कोरोना मुद्दा बन सकता है? कोरोना मुद्दा बनने का कारण इसलिए नहीं है कि कोरोना में जितनी भी जो भी सरकार रही है, चाहे वो बीजेपी रही या कांग्रेस रही है, उनने सबने मिलकर कोरोना के लिए बचाव के लिए जो भी उनसे बना वो सब करा है। तो ये मुद्दा तो किसी एक पे जाएगा नहीं कि इसने कराया या उसने कराया, दोनों ने मिलके इसमें सबका साथ दिया है। तो कोरोना वाला मुद्दा अभी इस पे नहीं बन सकता। आप युवा दिख रहे हैं, आप युवा दिख रहे हैं, युवा है, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं इस बार। क्यों, भाजपा की क्यों नहीं? ये अभी देखा जो भाजपा का कार्यकाल था, उस हिसाब से जनता सेटिस्फाइड नहीं है, हैप्पी नहीं है। स्टूडेंट का भी काफ़ी सारा ये मुद्दा निकल के आया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार सत्ता में आ रही है। ठीक है, थैंक यू।